वज़रिक्स केस में वज़रिक्स यूजर्स के लिए एक बड़ा अपडेट आया है। सिंगापुर कोर्ट ने वज़रिक्स के केस को डिसमिस कर दिया है। अब इनकी रीस्ट्रक्चरिंग नहीं हो रही है। ऑलमोस्ट 1 साल से एक्सचेंज यूजर्स को ये कह रहा था कि भाई रीस्ट्रक्चरिंग के बाद उनके फंड्स धीरे धीरे करके हम वापस देंगे, यूजर्स को वापस मिलेंगे। बट अब कुछ ऐसा होते हुए राइट नाउ नहीं दिख रहा है। एंड एक ये भी अपडेट है कि वज़रिक्स अब पनामा से ऑपरेट करेगा। उसके लिए एक्सचेंज ने नई फर्म बनाई जेंसुई के नाम से। पनामा ये क्यों जा रहे हैं, वज़रिक्स का आगे क्या प्लान है, कोर्ट ने क्या कहा है, एंड अब वज़रिक्स यूजर्स क्या करेंगे, इस पर बात करते हैं क्रिप्टो एजुकेटर सोनू जैन से, जो इस केस को फॉलो कर रहे हैं और सिंगापुर कोर्ट में भी गए हैं वज़रिक्स केस में। हेलो सोनू, वेलकम टू स्विच। कैसे हैं आप? हेलो सर, ऑल गुड। बहुत बढ़िया हूँ। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन स्विच अगेन। सोनू, वज़रिक्स केस में बड़ा अपडेट आ रहा है। आज केस की हियरिंग थी इन सिंगापुर कोर्ट ने केस जो है वो डिसमिस कर दिया। अब क्या होगा इस केस में? भाई वज़रिक्स को लग रहा था कि कोर्ट रिस्ट्रक्चरिंग का ऑर्डर दे देगा एंड वो अपना डेस्क बनाएगा, अपना एक्सचेंज बनाएगा, एक्सचेंज को चलाएगा और यूजर्स बिना आप टेंशन में है कि अब क्या होगा। सो इस पर क्या अपडेट है, सबसे पहले तो आप इन डिटेल वो बताइए। एब्सोल्युटली सर। तो आज का मेन अपडेट यही है कि कोर्ट ने वजीरेक्स का केस डिसमिस कर दिया है। यानी कि अभी मॉरेटोरियम पूरा हट गया है, और जो स्कीम वो सिंगापुर में ला रहे थे कि यूजर के फंड में से पैसे निकाल के डेस्क स्टार्ट करना वगैरह, वो सारी चीजें अभी हट गई है क्योंकि कोर्ट ने स्कीम को अप्रूव करने से मना कर दिया है। तो ये एक अपडेट है। और ये कोर्ट डिसमिस करने के मेजर दो रीजन है सर। एक पहला मेन पॉइंट जो है वो वापस से जाता है वजीर एक्स के कंडक्ट के ऊपर कि वो कैसे अपना धंधा चलाते हैं। जैसे आपको याद होगा कि 18 जुलाई को जब हैक हुआ था, हम सबको एक ही चीज पता था, और वो ये था कि वजीर एक्स को चलाने वाली कंपनी जानमाई लैब्स है, जो कि इंडिया की कंपनी है जिसके पास एफआईयू का रजिस्ट्रेशन है। हैक होने के 1 महीने के बाद अगस्त में हमको पता चलता है कि नहीं, ये तो कोई सिंगापुर की कंपनी है जो सिंगापुर कोर्ट में जाके बोल रही है कि हम इस कंपनी के ओनर है। यानी कि यूजर को पता ही नहीं था। यूजर को तो बाद में पता चला। सिमिलरली कोर्ट के साथ भी इन्होंने वही करने की कोशिश की। तो इन्होंने 10 मार्च को, कोर्ट के हिसाब से 10 या 12 मार्च को, इन्होंने पनामा में एक कंपनी बना दी जेनसुई नाम से। और फिर इन्होंने ये सोचा कि एक बार ये स्कीम अप्रूव हो जाए तो हम सब कुछ सिंगापुर से निकाल के हम पनामा से ऑपरेट करेंगे इसको, एक्सचेंज को। तो पर इन्होंने कोर्ट को कभी बताया नहीं। तो आज हियरिंग में पहला सवाल कोर्ट का यही था कि आज तक, क्योंकि केस लगभग 1 साल से चल रहा है और यहाँ पर इन्होंने 10-15 अफिडेविट से ज्यादा फाइल कर दिया है कोर्ट में कि क्या क्या स्टेटस है। कोर्ट का एक ही क्वेश्चन था कि आज तक क्या आपने मेरे को कभी बताया है कि आपकी पनामा की कंपनी थी। और उनका आंसर था नहीं, हमने नहीं बताया, क्योंकि उन्होंने बताया नहीं था ये। और ये बाहर आने का एक मेजर रीजन है सर कि मई 30 तारीख को जो सिंगापुर का अथॉरिटी है, मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर। तो इंडिया में जैसे हमारा एफआईयू है, वैसे सिंगापुर में एमएएस करके है, मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर, जो क्रिप्टो को रेगुलेट करता है वहां पर। उन्होंने 30 मई को एक अपना सर्कुलर निकाला जिसमें उन्होंने बोला कि अगर आप सिंगापुर की कंपनी हो तो बिना लाइसेंस के आप सिंगापुर से बाहर वाले को भी क्रिप्टो के सर्विस नहीं दे सकते हो, और उसका लास्ट डेट जून 30 है। यानी कि जून 30 के बाद आप कोई सर्विस नहीं दे सकते हो बिना लाइसेंस, चाहे सिंगापुर में हो, सिंगापुर के बाहर हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। तो ये बात मैंने कोर्ट के सामने रखी थी 2 जून को कि ये नोटिफिकेशन आया है, और इसके वजह से वजीर एक्सचेंज जो है वो बोल रहे हैं कि वो ऑपरेट कर सकते हैं, पर लीगली अलाउड नहीं है सिंगापुर के खुद के लॉ के हिसाब से। इंडिया का तो वो वायलेट कर ही रहे हैं, पर ये सिंगापुर का भी वायलेट करेंगे। तो वहां पर कोर्ट ने 3 जून को वजीर एक्स को लेटर लिख के उनसे क्वेश्चन पूछे थे। कोर्ट के बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन थे। उनको बस ये जानना था कि आप सिंगापुर का कानून फॉलो करोगे या नहीं, इंडिया का कानून फॉलो करोगे या नहीं। तो जेटाई ने क्लियरली कोर्ट को बता दिया कि हम सिंगापुर में हम लाइसेंस नहीं लेंगे। हम सारा अभी शिफ्ट कर रहे हैं पनामा में, और पनामा के हिसाब से हमको ना सिंगापुर में लाइसेंस लेना है और ना इंडिया में लेना है। तो इससे कोर्ट को मतलब एक झटका लगा कि यार, अब तक तुम बता रहे थे कि जेटाई सब कुछ कर रहे हो, और अब सडनली तुम बोल रहे हो पनामा की कोई कंपनी जेंसुई पूरा करेगा। तो ये चल क्या रहा है? क्योंकि नेचुरली कोई भी यही सोचेगा कि आप एक एप्लीकेशन ला रहे हो, फिर बता रहे हो कोई दूसरा कंपनी आएगा। तो ये एक इशू हुआ, और कोर्ट को लगा कि कहीं पर ये लोग ऑनेस्ट नहीं है, ये बातों को घुमा रहे हैं, सब कुछ सच्चाई से नहीं बता रहे, और यूजर को पैसे देने का इनका कोई इंटेंशन नहीं है। तो कोर्ट ने ओरल स्टेटमेंट में ऐसी चीजें बोली थी, तो उसके हिसाब से जो है कोर्ट ने इसको डिसमिस कर दिया था एप्लीकेशन को, कि ये पूरा हॉनेस्टली नहीं हुआ है।
फाइन। सोनू, आपने कहा कि केस डिसमिस हो गया है, सिंगापुर कोर्ट ने वजरिक्स केस को डिसमिस कर दिया है, तो ये तो लीगल टर्म हो गया, चलिए केस डिसमिस कर दिया है, बट यूजर्स के फंड्स पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? जो लोग अपने पैसे वापस पाने के लिए वेट कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे, उनके फंड्स पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है? उस पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा सर, क्योंकि इसमें दो चीजें होती है कि आपके हैक टोकन से या आपके अनहैक टोकन से। तो हमने लास्ट वीडियो में भी कवर किया था कि आपको क्या करना चाहिए एज ए यूजर। तो आज के दिन इस ऑर्डर के बाद आपके सारे यूजर्स के लिए और ज्यादा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप एक्शन ले, ताकि आपके पैसे आपको वापस मिले। तो यहाँ पर अगर मैं इसको स्प्लिट करूँ तो यूजर के पास तीन ऑप्शंस मिलते हैं बेसिकली, ब्रॉडली अगर हम बात करें तो। एक पहला ऑप्शन है कि आपके अनहैक टोकन से, यानी कि आपके XRP है, BTC है, सोलाना है, कोई भी टोकन है जो हैक नहीं हुआ है, तो आप या तो वजीरेक्स को ईमेल करिए। आप एक लॉयर, अगर आपका पोर्टफोलियो बहुत बड़ा है, आप लॉयर हायर कर सकते हैं, या फिर आप यूजर्स जो एग्जिस्टिंग फाइट कर रहे हैं आप उनके साथ ज्वाइन करें, ताकि आपके टोकन्स आपको मिल जाए, क्योंकि आपके टोकन्स हैक नहीं हुए थे, वो आपको वापस मिलने चाहिए। दूसरी चीज जो है, जिनके अनहैक टोकन्स है, उनको पहले तो अपने लोकल जो भी हाई कोर्ट है, उनका जो रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट होता है स्टेट का, वहां पर जो चीफ जस्टिस होते हैं उनको लेटर लिख के बोलना है कि ये वजीरेक्स एक्सचेंज है जिसके कोई मालिक नहीं है, पर ऐसे ही ये लोग सिंगापुर में स्कीम चला रहे थे जो कि अभी डिसअप्रूव हो गया है, पर हमारे पैसे अभी भी उसमें स्टक है, आप प्लीज कोई एक्शन लीजिए। ये सारे यूजर्स कर सकते हैं, चाहे हैक्ड हो अनहैक्ड हो, आपको ये एट द मिनिमम करना चाहिए, ताकि आपके पैसे आपको जल्दी से जल्दी मिले। और अगर किसी का बहुत ही ज्यादा फाइनेंशियल कंडीशन है, तो आप या तो फिर आप डायरेक्ट वजीरेक्स को ऑफर दे सकते हो कि आप सेटलमेंट कर ले आपके साथ। तो दैट इज ऑल्सो एन ऑप्शन। तो एज ए यूजर आपके पास तीन एवेन्यूज अभी के लिए ओपन है, कि या तो आपके अनहैक टोकन से तो आप डायरेक्ट लीगल फाइट कर सकते हो, आपके हैक टोकन से तो आप अपने जो भी लोकल चीफ जस्टिस है, जैसे महाराष्ट्र हो तो आप बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को लिखिए, दिल्ली में हो तो दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को लिखिए, और उनको लिख के पूरा केस बताइए कि क्या हुआ था वजीर एक्स एक्सचेंज में। तो ये सारे डिटेल्स आपको, आप अब बस जो ग्रोक है, जो चैट जीपीटी है, सारे ये एजेंट्स आपको रियल टाइम इंफॉर्मेशन ला के देंगे कि आपको क्या लिखना है। तो आपको मतलब कुछ वहां पर ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, पर आपको बस वो एक एक्शन लेना है कि आप कोर्ट को बताओ कि चल क्या रहा है। जब कोर्ट को पता चलेगा, कोर्ट अपने एंड से एक्शन ले सकता है। और तीसरा चीज जो अल्टीमेटली आता है कि आप उनके साथ सेटल कर सकते हो, अगर आपका कोई इमीडिएट रिक्वायरमेंट्स है तो आप हमेशा वजीरेक्स को ऑफर देके आप सेटलमेंट कर सकते हो। दैट इज ऑल्सो वन ऑप्शन जो लोग यूज कर सकते हैं। सोनू, अब यहाँ से वजरिक्स क्या करेगा? ये अपने यूजर्स से कह रहे थे कि भाई हमारा केस चल रहा है सिंगापुर कोर्ट में, सिंगापुर गए थे ये लोग, वहाँ से रिस्ट्रिक्शन का ऑर्डर आएगा तो हम अपने आपके पैसे धीरे धीरे करके वापस करेंगे, इवन दो कुछ कंफर्म नहीं था कि ये पैसे वापस करेंगे भी या नहीं। बट अब जो है, आपने जैसे कहा कि ये पनामा से ऑपरेट करेंगे, माई एक्सचेंज चलाएंगे, तो इससे क्या चाह रहा है वजरिक्स? एब्सोल्युटली सर जी, यहाँ पर वजीरेक्स का पॉइंट ये है कि किसी भी कंट्री में जहाँ पर हमको कोई कानून फॉलो करना पड़े, हम वहां जाएंगे ही नहीं। हम कोई ऐसी कंट्री में जाएंगे जहां पर कोई लॉ अप्लीकेबल ही नहीं होता है, जैसे पनामा हो गया, केमन आइलैंड्स हो गया। और पनामा वैसे भी बहुत फेमस है इन सारी चीजों के लिए, जहां पर आप सब। पनामा पेपर्स, ब्लैक मनी डॉक्यूमेंट्स भी आए थे सोनू, आपको याद होगा। यस, पनामा पेपर्स एक बहुत बड़ा चीज है, जहां पर लोगों लोगों की जो ब्लैक ब्लैक मनी होता है उसका बहुत सारा इंफॉर्मेशन बाहर आया था। तो पनामा एक क्लासिक जुरिस्डिक्शन है जहां पर ये सारी चीजें होती है। एक ऐसा कंट्री है जहां पर सब कुछ सीक्रेट में होता है, किसी को पता नहीं चलता है कि कंपनी का क्या स्टेटस है, क्या पैसे है, कौन डायरेक्टर है, सब कुछ आउट ऑफ द बुक्स होता है। तो इनका ऑब्जेक्टिव ही यही है कि हम किसी भी कानून के अंदर फॉल नहीं करना चाहते, पर फिर भी हमको एक्सचेंज चलाना है, हमको एक्सचेंज बचाना है। वही इंटेंशन है। तो आइडियली पैसा रिटर्न करने का इनका कोई इंटेंशन नहीं है। लेकिन जितना मेरे को लगता है, ये सिंगापुर कोर्ट में जो सिंगापुर का सुप्रीम कोर्ट होता है, वहां पर ये अपील कर सकते हैं इस ऑर्डर को जो ये करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली इनको लिक्विडेशन में जाना नहीं है। तो इनका थॉट प्रोसेस इज क्लियर कि कुछ भी हो जाए हमको रिस्ट्रक्चरिंग करना है। तो आइडियली दे विल अपील इन सिंगापुर कोर्ट्स। ओके, सो इनके पास एक ऑप्शन है कि सिंगापुर सुप्रीम कोर्ट ये जा सकते हैं। बट सुनो, ये पनामा वाली बात कि लोग पनामा जाके फर्म बना रहे हैं, तो ये कहाँ से पता लगी कोर्ट को? आप लोगों ने बताया क्या? नहीं सर, हमने ये एक इंटरेस्टिंग सा स्टोरी है सर। तो 30 मई को जब मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर ने ये निकाला था कि उन्होंने पेपर निकाला कि अगर आप सिंगापुर के एक्सचेंज हो तो आप नॉन सिंगापुर इन्वेस्टर्स को आप 30 जून के बाद सर्विस नहीं कर सकते हो।
तो क्योंकि रीस्ट्रक्चरिंग में ये होता है कि कंपनी बचाने की कोशिश होती है, तो वहां पर एक चीज ये भी देखा जाता है कि लॉ के हिसाब से आप एक्सचेंज चला सकते हो या नहीं। ये एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है। तो हमने बस कोर्ट को बताया था, ये मैंने लेटर लिख के बताया था कि जेटाई लाइसेंस लेना ही नहीं चाहता है। तो क्योंकि जेटाई के पास लाइसेंस है नहीं सिंगापुर का, वो बस ऐसे ही चला रहा था कि हमको नहीं लेना है। अभी क्योंकि लॉ चेंज हो गया तो जेटाई के पास लाइसेंस नहीं है, तो वो ऑपरेट कैसे करेगा एज अ बिजनेस। आप रीस्ट्रक्चरिंग तो पास कर देंगे, लेकिन अगर वो धंधा ही नहीं चला सकता है तो रीस्ट्रक्चरिंग पास करके कोई मतलब नहीं है। यूजर का पैसा ये लोग 30 मिलियन ऐसे ही उड़ा देंगे डेक्स बनाने में, विच इज नॉट इवन लीगल। तो जब हमने ये क्वेश्चन रेस किया तो 3 जून को कोर्ट ने वजीर से पूछा कि भाई ये चेंजेस हुआ है, आप बताओ कि आप क्या करने का सोच रहे हो। तो तब वजीर एक्स ने इनडायरेक्टली बता दिया कि हम रजिस्ट्रेशन वगैरह कुछ नहीं लेना चाहते, हम सीधा पनामा जा रहे हैं। तो कोर्ट को वो बात सही नहीं लगी, क्योंकि आप सिंगापुर कोर्ट के सामने ये तो नहीं बोल सकते हो कि आप बस ये स्कीम अप्रूव कर दो, इसके बाद हम पनामा जा रहे हैं। तो स्कीम किस चीज का अप्रूव करेगा कोर्ट। सोनू, इस सिचुएशन में तो यूजर्स फंसे ही रहेंगे, कॉज रिस्ट्रक्चरिंग भी नहीं हो रही है यहाँ पे, वो वोट ऑलरेडी कर चुके हैं। एक ऐसी जगह से ये लोग अब ऑपरेट करना चाह रहे हैं जहाँ कोई एक तरह से लॉ नहीं है, मगर कहें तो पनामा में इन्होंने अगर एक्सचेंज चलाया, लोगों ने उसमें पैसे लगाए, ट्रेड व्रेड किया, क्रिप्टो रखे, तो मतलब फिर अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो भी फिर क्या होगा, बिकॉज वहाँ कुछ ऐसा लॉ है भी नहीं। तो क्या करेंगे इसमें लोग? राइट, एब्सोल्युटली सर। और इन्होंने एक और चीज कोर्ट को बताया था, वो ये था कि जो आई थिंक 2022 में इन्होंने अपने ऐप में एक ऑप्शन लाया था यूजर्स के लिए कि अगर आपको आईएनआर डिपॉजिट और विड्रॉल चाहिए तो आपका क्रिप्टो डिपॉजिट विड्रॉल पूरा बंद कर दिया जाएगा। तो इन्होंने ये भी कोर्ट को बताया कि अगर आप ये ऑप्शन चूज कर रहे हैं कि आपको आईएनआर डिपॉजिट विड्रॉल चाहिए, तो फिर जब हम डिस्ट्रीब्यूशन भी करेंगे आप कोई क्रिप्टो विड्रॉ नहीं कर सकते, आपको बस एक्सचेंज पे बेच के आप आईएनआर निकाल सकते हो। तो ये यूजर्स के लिए अगेन एक प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि वजीर एक्स पर कोई ट्रेड करना नहीं चाहता है। तो अगर आपको फंड्स मिलेगा भी वापस, जो आपका 5-10% मिलेगा, उसमें से आधा वापस वो प्राइस का इम्पैक्ट की वजह से चला जाएगा, क्योंकि कोई वहां पर खरीदना नहीं चाहता है, हर कोई बेचना ही चाहेगा। तो जैसे जिस दिन हैक हुआ था उस दिन हमने देखा था बिटकॉइन जो वजीर एक्स पर ऑलमोस्ट 30-40% चीपर मिल रहा था कंपेयर टू कॉइन डीसीएक्स। ये इसीलिए था क्योंकि हर कोई बेच के अपना पैसा निकालना चाह रहा था। अगर ये लोग लॉन्च भी करते तो वो एग्जैक्ट सेम सिचुएशन होगा, और वो सारे इन्वेस्टर्स के साथ होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने वो ऑप्शन को सिलेक्ट किया था कि हमको आप आईएनआर डिपॉजिट विड्रॉल दे दो, क्रिप्टो की हमें जरूरत नहीं है। तो उन सारे इन्वेस्टर्स को ये भी कंसिडर करना चाहिए कि आपको क्रिप्टो नहीं मिलेगा कभी, आपको बस बेच के आईएनआर लेना है, जिसमें भी आपका 20-30% का एक्स्ट्रा लॉस होगा। सोनू, आपने सही पॉइंट हाईलाइट किया। सोचिए हाइपोथेटिकली अगर वजरेक्स कुछ फंड्स यूजर को वापस दे देता है, क्रिप्टो में 20 से 25% उसने वापस दिए, तो यूजर्स तो विड्रॉ कर ही नहीं पाएंगे, विड्रॉल मिलेगा नहीं उनको, वो सेल ही करने पड़ेंगे, आईएनआर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एंड जब सेल करेंगे तो भी खरीदेगा कौन? ऐसे तो जो प्राइस दूसरे एक्सचेंज पे होगा उन क्रिप्टो का, उसके उससे भी ना 30-40% डाउन हो जाएंगे वो उसके प्राइस जो वजरेक्स पे चल रहे होंगे। एब्सोल्युटली सर, ये एक बहुत रियलिस्टिक चीज है जो लोग कंसिडर नहीं करते। वो बस बोलते हैं कि आप हमें पैसा दे दो, पर पैसा जब तक आपको क्रिप्टो में नहीं मिलेगा, आपका और ज्यादा लॉस हो रहा है उस प्रोसेस में। और अल्टीमेटली फायदा वजीरेक्स का ही है, क्योंकि डिपॉजिट और विड्रॉल यूजर के लिए बंद है। वजीरेक्स तो अपने खुद के एक्सचेंज पर कुछ भी कर सकता है। तो वो आपसे वापस जो 100K का बिटकॉइन है वो आपसे 40K पे खरीदेगा, 60 वो प्रॉफिट कमाएंगे। ओके सोनू, मुझे यही समझ आया आपकी बात से कि अब इस सिचुएशन, ये जो सिचुएशन है ना, ये और बुरी हो गई, रिस्ट्रक्चरिंग इनकी हो नहीं रही है, यूजर्स के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है। आप जो आपने 3 ऑप्शन जो बताया ना, वही है यूजर्स के पास, और कुछ कर भी नहीं सकते। एब्सोल्युटली सर, जितना यूजर्स अभी प्रोएक्टिव होंगे उतना इंडियन गवर्नमेंट का भी इन्वॉल्वमेंट स्टार्ट होगा, क्योंकि अभी सिंगापुर से भी उन्होंने बता दिया है कि आप ऑनेस्टी नहीं दिखा रहे हो, जो कि एक बहुत बड़ा इशू है। और जो इंडियन कोर्ट्स भी सीरियसली लेंगे अगर उनको बताया जाए कि ये ऐसे हो रहा है। तो आइडियली जितने लोग अपने लोकल हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को लेटर लिख के ये चीज बताएंगे, उतना सारे इन्वेस्टर्स के लिए बहुत कन्वीनियंट होगा सर। थैंक्स सोनू इस अपडेट के लिए। अब नेक्स्ट जो भी अपडेट आएगा ना, इस पर मैं आपसे डेफिनेटली कनेक्ट करूंगा कि वजरिक्स अब क्या करेगा। ऑल्सो फुल ऑर्डर जब आएगा ना, उस पर भी अपडेट आपसे लेंगे। एब्सोल्युटली सर। तो जैसे हाई कोर्ट का भी डिटेल्ड ऑर्डर आता है हमारे पास, वी विल रिकनेक्ट और सारे यूजर्स को बताएंगे कि हाई कोर्ट ने एग्जैक्टली ऑर्डर में लिखा क्या है। श्योर सोनू, थैंक्स अ लॉट, टेक केयर।